नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आज हम लोग बात करेंगे इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी थर्ड सेमेस्टर एनईपी के अंदर। इसमें हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। पहले हम लोग बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो अगर मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझूं, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ ब्रांच of science that deals with the interaction of electromagnetic radiation with the matter। इसका मतलब इलेक्ट्रो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो साइंस की वो ब्रांच है जो डिस्कस करती है, जो स्टडी करती है कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरैक्ट करता है किसी भी सब्सटेंस के साथ। और in other words, this branch is used to predict the structure and property of a substance by studying the effect of electromagnetic radiation on the substance। यानी कि ये जो ब्रांच है ये स्टडी करती है कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस सब्सटेंस पे अफेक्ट करता है, उसके हिसाब से उसकी स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टी को ये ब्रांच जो है प्रिडिक्ट करती है। होता क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड एक और लेक्चर पहले डाला हुआ है, इंट्रोडक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आप जाकर उसी हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं उसके बारे में भी। लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल में बहुत सारी एनर्जी स्टेट्स होती हैं। These energy states can be of several types. They may be of electronic, vibrational और rotational energy states। So होता क्या है कि जब हम लोग इन एनर्जी स्टेट्स की बात करते हैं और जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि जो लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि लाइट, जैसे कि यूवी लाइट, विजिबल लाइट, आईआर लाइट, है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी लाइट या माइक्रोवेव लाइट, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के उदाहरण हैं। तो जब हम किसी सब्सटेंस पर डालते हैं, मान लेते हैं कि वो कंपाउंड जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट में है, इस एनर्जी स्टेट में, तो होता क्या है कि वो इस लोअर एनर्जी स्टेट से मान लिया इस हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। कैसे चला गया? बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने उसे दी, उसको उसने क्या किया, उसने उसे एब्जॉर्ब किया उस लाइट को, और उस लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो कहाँ चला गया? हायर एनर्जी स्टेट्स में। ठीक है, तो अब वो क्या करा, वो क्योंकि हायर एनर्जी स्टेट है, बहुत समय तक स्टेबल नहीं है, तो वो थोड़ा सा लोअर एनर्जी स्टेट में वापस आएगा। तो उसने क्या किया, ये लाइट जो है कुछ बाहर निकाली, तो ये तो लाइट उसने एब्जॉर्ब करी और उसने रिफ्लेक्ट करी। तो अगर हम लोग ये जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और या ये जो लाइट वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसका अगर हम लोग मेजरमेंट कर लें, तो उससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि इन एनर्जी स्टेट्स हैं उनके बीच में कितना एनर्जी डिफरेंस है। उसके हिसाब से हम लोग कंपाउंड की स्ट्रक्चर को और उसकी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट करते हैं इन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, इस हिसाब से स्पेक्ट्रोस्कोपी को बहुत सारी ब्रांच में डिवाइड किया गया, जैसे कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। तो ये बहुत सारी टाइप हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज बात करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर यूजुअली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी ही मिलती है, या इसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, जो किसके बारे में स्टडी करती है? जो स्टडी करती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स के में जो ये ट्रांजिशन होता है उसके बारे में। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं। इसमें एक टर्म आती है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो है क्वांटम नंबर्स। ये आप लोगों ने 12th में पढ़े होंगे क्वांटम नंबर्स। बेसिकली क्वांटम नंबर्स आर अ सेट ऑफ नंबर्स दैट रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम। मतलब किसी भी एटम के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को बताने के लिए हम लोग एक सेट ऑफ नंबर्स यूज करते हैं। दैट नंबर्स आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। दे आर सिमिलर टू द पिन कोड नंबर। जैसे पिन कोड नंबर से हमें क्या पता लगता है कि उस जगह की पोजीशन पता लगती है। भाई आपको अगर मेरे को लेटर भेजना है, तो मैं आपका पिन कोड लिखकर आपके जो नियरेस्ट जो पोस्ट ऑफिस होगा उस पर आपको लेटर भेज सकता हूँ। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बतानी है, तो हम लोग इन क्वांटम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं।
ये बेसिकली चार तरह के होते हैं। वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एन, अदर वन इज एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर दैट इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एल, third one is magnetic quantum number that is represented by small m, and fourth is spin quantum number s। मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत मतलब थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, है ना। तो आप 12th की अगर बुक देखेंगे तो 12th की बुक में ये सारा चीज़ें एक्सप्लेन है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा टच करता चलूँगा क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है दैट रिप्रेजेंट द शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द सब शेल इन विच मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट, एम यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द ऑर्बिटल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, एंड एस यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द स्पिन ऑफ द electron. It means it is whether it is moving clockwise or anti-clockwise. Let's take an example. For example, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन ले लेता हूँ। नाइट्रोजन के लिए 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे क्वांटम नंबर्स का मान निकालना है, तो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना देता हूँ 1s2 2s2 एंड 2p3। तो ये जो 2p3 इसके अंदर है वो इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला, है ना। तो इसके लिए n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है कि वो किस शेल में प्रेजेंट है। जैसे कि ये 1 है, 1s2 का मतलब ये फर्स्ट शेल की बात करें, फर्स्ट शेल में कौन से सब शेल है, एसओ सब शेल है। लेकिन सब सेकंड शेल में कितनी है, दो सब शेल है, एक तो एस है और एक पी है। थर्ड वाले में कौन सी होगी, एस होगी, पी होगी, डी होगी। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करें ना, इसके, तो इसके लिए ये 2 है वैल्यू शेल की, तो नंबर ऑफ शेल इज 2, तो एन की वैल्यू क्या होगी 2। ऐसे ही से हम लोग बात करते हैं एल, एल इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर विच रिप्रेजेंट द सब शेल। जैसे शेल नंबर 2 में कितनी सब शेल है, दो सब शेल है, एक तो एस सब शेल और एक पी सब शेल। एस सब, इसके लिए एल की वैल्यू क्या होती है, एस के लिए क्या होती है 0 होती है, पी के लिए क्या होती है 1 होती है, डी के लिए क्या होती है 2 होती है, और एफ के लिए कितना होती है 3 होती है। तो हम किस ऑर्बिटल के बारे में बात करें, पी सब शेल की बात करें, तो इसके लिए एल की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, तो यहाँ एल की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एम की वैल्यू की, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू की। अब होता क्या है, एम की वैल्यू क्या होती है, एम इज इक्वल टू माइनस एल टू प्लस एल, है ना। होता क्या है, देखो पी जो सबशेल होगा उसमें 3 ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हाँ, तो इसके अंदर कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, 3 ऑर्बिटल हो सकते हैं ना, हर एक के अंदर 2 आ सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस एल टू माइनस एल, प्लस तो एल की वैल्यू कितनी थी 1 थी, तो ये क्या होगी +1 0 और माइनस, तो ये 3 वैल्यू हो गई एल की। अब हमारा इलेक्ट्रॉन कौन सा है, थर्ड इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, है ना, कुंस रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और आउबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम लोग भरेंगे 1 2 एंड 3, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए एल की वैल्यू कितनी है -1, यहाँ पर एम की वैल्यू कितनी आ गई -1, तो m is equal to minus, and s is the spin, it represent the spin of the electron. If this arrow is on the above side, then it mean that electron is moving clockwise, otherwise अगर ये नीचे की तरफ होता है spin, तो हम कहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अगर ऊपर की तरफ होता है तो +1/2 होता है वैल्यू है इसकी, और अगर ये नीचे की तरफ हो तो -1/2 होगी। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर की तरफ है, तो ये वैल्यू होगी +1/2। इसके लिए भी +1/2 होगी, इसके लिए भी +1/2 होगी। ऐसे ही हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स निकाल सकते हैं। तो मेरा ये 4 क्वांटम नंबर्स आ गए, इनसे मैं पोजीशन बता सकता हूँ। जैसे n की वैल्यू 2 है, ये मेरे को बताता है कि ये क्या है, सेकंड शेल में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन। l की वैल्यू 1 है, यानी कि ये p ऑर्बिटल के जो p सब शेल होगी उसके अंदर प्रेजेंट है। m की वैल्यू -1 है, यानी कि जो p में जो थर्ड ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और s की वैल्यू +1/2, ये रिप्रेजेंट करता है कि इस जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन क्या है, उसका स्पिन क्लॉकवाइज है।
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चारों क्वांटम नंबर से हम लोग पोजीशन बता सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की, पोजीशन और स्पिन भी बता सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये जो है आगे आपके काम आने वाले हैं इसी चैप्टर में। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट उस पर आते हैं। देन वी विल हैव a topic that is called term symbol और एलएस कपलिंग। व्हाट इज द टर्म सिंबल? अभी हम लोगों ने पिछली स्लाइड में बात की, पिछले से पिछली स्लाइड में, कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, जो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स होती है, जो उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में। अब जो बहुत सारी जो एनर्जी स्टेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक टर्म सिंबल मतलब एक कुछ नाम दे दिया, उसका नंबर दे दिया, है ना, जिससे कि हम उसको पहचान सकें कि हम लोग किस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट जनरेट कैसे होती है, इलेक्ट्रॉनों के अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, है ना। तो कोई भी अगर हम लोग किसी भी एनर्जी स्टेट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए टर्म सिंबल निकालने का ये वैल्यू है, ये एक फॉर्मूला है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे L 2s + 1 एंड J। ठीक है, ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक स्टेट या इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का एक टर्म सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर जो S है दैट इज नॉट द स्मॉल s, है ना। S की वैल्यू, ये S और पिछला वाला जो S है क्वांटम नंबर्स वाला, उससे डिफरेंस है। ये कैपिटल S है, वो स्मॉल s था, है ना। इट इज टोटल स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर, है ना। तो यहाँ पर क्या मान लिया, वहां तो हम लोग किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, यहाँ एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का जो स्पिन होगा टोटल, उसको हम लोग कैपिटल एस कहेंगे। ठीक है, एल इज द टोटल ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, यानी कि जो स्मॉल एल था उसी को क्या कहते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर कहते हैं। तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे सबके जो टोटल करके जो आएगा एल की वैल्यू, उसे हम लोग कैपिटल एल से प्रेजेंट करें। तो एस और एल तो पता लग गया आपको। अब हम आता है जे। जे की वैल्यू, जे को हम लोग बोलते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है एल प्लस एस से लेके एल माइनस एस तक, और इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो जो एल और एस की वैल्यू से हम लोग जे की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं एस एल की वैल्यू से, और फिर जे की वैल्यू, तो आप उसी से निकाल सकते हो। लेट्स सी व्हाट इज एस, है ना। एस इज द एसएस कपलिंग, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसका स्पिन क्या हो सकता है, 1/2 हो सकता है। और 1/2 क्या, +1/2 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उनका जो टोटल स्पिन होगा वो टोटल होगा, सारों को जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से है ना। सो व्हेन मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, द रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर s इज कैलकुलेटेड एज s प्लस s1 प्लस s2 और से लेके s1 माइनस s2। मान लिया एक का 1/2 है ना, दो हो गए, तो 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1 से लेके 0 तक। ठीक है, इस तरह से हो सकता है, इसे हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। मान लिया ये मेरा कोई पी ऑर्बिटल है नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन ऐसे है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट है दोनों ऊपर की तरफ है, तो इसका भी +1/2 होगा, इसका भी +1/2 होगा। तो मेरा टोटल कितना हो जाएगा, +1/2 प्लस +1/2, तो 1 हो जाएगा ना। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, मान लिया इसका स्पिन तो ऊपर की तरफ है और दूसरे वाले का स्पिन क्या हो, इसका नीचे की तरफ, तब क्या होगा, इसका तो +1/2, इसका क्या है -1/2, तो अब टोटल कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। तो 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, दैट डिपेंड कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी कंपाउंड की किस तरह की है। ठीक है, बेसिकली द वैल्यू ऑफ 2s + 1 डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। ये जो 2s + 1 वैल्यू है, जो हम लोग टर्म सिंबल में बात कर रहे थे, ये जो यहाँ वैल्यू है 2s + 1, है ना, ये वैल्यू डिपेंड करेगी किस पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। तो द वैल्यू ऑफ 2s + 1 डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट ऑलवेज वन मोर देन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें एक जोड़ दो, तो उससे हमारी 2s + 1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इन द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा कोई भी किसी ऑर्बिटल को बात कर लेते हैं, मैं P2 की बात कर लेता हूँ, P2 के अंदर, है ना।
तो P2 के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे हैं भाई, एक तो ये है, या फिर ऐसा भी हो सकता कि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या एक में ही आ जाए। हालांकि ये अनस्टेबल होगा, लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी तो है ही। तो यहाँ पर क्या होगी, एस की वैल्यू, यहाँ एस की वैल्यू होगी 1 और यहाँ एस की वैल्यू कितनी होगी 0, है ना। यहाँ पर एन, तो यहाँ 2s+1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, यहाँ 2s+1 की वैल्यू कितनी होगी, ये एस की वैल्यू तो 1 है, 2s+1 की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, है ना। तो यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2 थे, तो 2 में एक जोड़ा तो 3 आ गया। तो 2s+1 की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, उसमें एक जोड़ दो तो आ जाएगा 3। अब यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है, सारे के सारे पेयर्ड है। तो अब 2s+1 की वैल्यू कितनी होगी, तो s की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे 0 आई, तो ये 0 0 1 आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 थे, 0 में एक जोड़ा तो 1 आ गया। तो 2s+1 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें एक जोड़ने पर जो वैल्यू आती है उसे हम लोग 2s+1 कहते हैं। ठीक है, इस स्टेट को क्या कहेंगे, इस स्टेट को जब दोनों इलेक्ट्रॉन, इसे कहेंगे ट्रिपलेट स्टेट, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई ट्रिपलेट। और इस स्टेट को क्या कहेंगे, 1 आई वैल्यू, तो इसे कहेंगे सिंगलेट स्टेट, है ना। आप लोग पढ़ते थे ना, सिंगलेट स्टेट, डबलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट, तो ये यहाँ से आती हैं, ये वैल्यूज यहाँ से आती है 2s+1 से, है ना। मान लिया किसी में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 2s+1 की 2 हो जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे डबलेट स्टेट, है ना। इस तरह से हम लोग ये जो डिफरेंट स्टेट्स की बात करते हैं, तो वो हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं, ट्रिपलेट स्टेट, सिंगलेट स्टेट, डबलेट स्टेट, क्वाड्रेट स्टेट। ठीक है, तो दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2s+1 की वैल्यू आपको समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं एल की वैल्यू, कैपिटल एल। तो कैपिटल, जैसे एस की निकाली ऐसी एल की निकलेगी। एल की वैल्यू क्या हो सकती है, स्मॉल एल, मान लिया एक की कुछ है वैल्यू, तो दोनों की जोड़ दो एन, और या घटा भी सकते हो। जैसे कि अभी हम लोग यही एग्जाम्पल जो हम लोगों ने पिछला एग्जाम्पल पढ़ा, इसी को ले लेते हैं। तो दो कंडीशन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरी कंडीशन और ले लेते हैं। वो तो बहुत सारी कंडीशन सकती हैं, लेकिन हम लोग दो कंडीशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें क्या है, यहीं पे आपको पता है स्मॉल एल की वैल्यू यहाँ पर कितनी रहती है +1, यहाँ कितनी रहती है 0, और यहाँ कितनी रहती है -1, है ना। ये +1 0 और -1, यहाँ तो टोटल एल की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, टोटल एल की वैल्यू भाई, इसके लिए तो +1, इसके लिए 0, तो यहाँ कितनी हो जाएगी 1, तो हो जाएगी +1। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ इस वाले के लिए भी +1 है, इस वाले के लिए भी, तो कितनी हो जाएगी +2 हो जाएगी, हो जाएगी, है ना। और भी कंडीशंस हो सकती हैं, हो सकता है दोनों के दोनों क्या हो भाई, दोनों के दोनों इसी में प्रेजेंट हो। अगर ऐसा हो दोनों के दोनों इसमें प्रेजेंट हो, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो एल की वैल्यू 0 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है ना। बहुत सारी कंडीशंस है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अलग अलग तरीके से लगे रह सकते हैं। जैसे एक ये भी कंडीशन है ना भाई, एक एल यहाँ रह गया, एक यहाँ रह गया इलेक्ट्रॉन, तो ये इसके लिए +1 है और इसके लिए क्या है -1, तो अब भी तो 0 हो गई। यहाँ भी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, टोटल एल की वैल्यू। ठीक है, तो टोटल एल की वैल्यू इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि निकाल कर देखते हैं किसी कंपाउंड का, जैसे P2 का ही एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोगों ने P2 अभी पढ़ ही रहे हैं यहाँ पर, तो P2 का ही एग्जाम्पल लेते हैं। कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें P2 P2 ऐसे है किसमें, कार्बन में, है ना। कार्बन का अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, C6 = 1s2 2s2 एंड 2p2, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट वाले कार्बन की ही बात करते हैं। ठीक है, तो कार्बन के केस में हम लोग बात करें तो क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एस क्या हो सकती है, S = स्मॉल s1 प्लस s2 से लेके कितना टू s1 माइनस s2।
एक की वैल्यू 1/2 होती है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1/2 प्लस 1/2 से लेकर 1/2 माइनस 1/2 तक, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1 से लेके 0 तक हो सकती है ना। यानी कि या तो s की वैल्यू 1 हो सकती है या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। ऐसी l की वैल्यू देख लो, l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। l की वैल्यू हम लोगों ने क्या पढ़ी, स्मॉल l से लेके वो l की वैल्यू, क्योंकि ये p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल के केस में l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। p के केस में हम लोगों ने पढ़ा ना, क्वांटम नंबर्स नहीं पढ़े हम लोगों ने। क्वांटम नंबर्स में s के लिए वैल्यू कितनी होती है, 0, p के लिए कितनी होती है, 1, d के लिए कितनी होती है, 2, f के लिए कितनी होती है, 3, है ना। तो p ऑर्बिटल की बात करें तो p ऑर्बिटल के लिए 1 है, तो क्या है, L1 प्लस, भाई दो पी और दो इलेक्ट्रॉन है, L1 प्लस L2 से लेके L1 माइनस L2 तक हो सकती है। L1 प्लस L1 प्लस 1 यानी कि 2 से लेके कितना, 1 माइनस 1 0, यानी कि इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है और 0 हो सकती है। तो S की वैल्यू तो हो सकती है 1 और 0, L की वैल्यू कितनी हो सकती है, 2, 1 और 0। इस तरह से बहुत सारी कंडीशंस निकल कर आ सकती हैं, 5-6 कंडीशंस आ सकती है ना। बहुत सारी एनर्जी स्टेट्स आ सकती हैं। चलिए हम लोग उनकी उन्हीं के बारे में बात करते हैं, है ना। एक स्लाइड खोल लेते हैं नई, जिससे हम लोग समझ सकें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, तो हमारे पास 2-3 कंडीशंस आ गई। एक कंडीशन क्या आ गई कि मान लिया L की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम लोग, 2, और S की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, है ना। जब L की वैल्यू 2 होगी और S की वैल्यू 1 होगी, तब अब यहां आ जाता है कि वो जो कैपिटल L है ना, वो क्या है। अब कैपिटल L की वैल्यू कई तरह से लिख सकते हैं। कैपिटल L को हम लोग नंबर से डिनोट ना कर कर हम लोग क्या कह सकते हैं, सिंबल से डिनोट करते हैं। अगर L की वैल्यू 0 है तो हम लोग कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर L की वैल्यू 1 है तो हम लोग कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर L की वैल्यू 2 है तो हम लोग कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर L की वैल्यू 3 है तो हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, SPDF, है ना। ऐसे GH होगा, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, SPDF, है ना। ई नहीं रहता, है ना। फिर GH, है ना, LM, है ना। इस तरह से L की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक। तो L की वैल्यू जितनी होगी उसी हिसाब से हम लोग, तो यहाँ L की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो टर्म सिंबल हम क्या लेंगे, 2 के लिए क्या वैल्यू लेते हैं, 2 के लिए क्या लेते हैं, D। तो बीच में क्या आ गया, D आ गया, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यही है ना, L 2s प्लस 1 और J, है ना। पहले ये निकाल लेते हैं फिर J भी निकाल लेंगे। तो ये हो गया D। S की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 2s प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। तो D3 आ गया। अब J की वैल्यू निकाल लेते हैं। J की वैल्यू क्या होती है, L प्लस S से लेके L प्लस S2 L माइनस S। तो L कितना है, 2 है, S कितना है, 1 है। 2 माइनस 1 यानी कि 1 से लेके 2 प्लस 1 यानी कि 3 से लेके कितने तक, 2 माइनस 1 यानी कि 3 होगी, 2 होगी और 1 होगी। तो क्या क्या वैल्यू हो गई, 3 हो गई, 2 हो गई और 1 हो गई। तो इसके क्या क्या टर्म सिंबल हो गए, D3 1, 3D 2, 3D 3। तो ये 3 एनर्जी स्टेट बन गई, अलग अलग कंडीशन आ गए, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन है, जब L की वैल्यू 2 है और S की वैल्यू क्या है। ऐसे ही सेम दूसरा कंडीशन ले लेते हैं, अब हम आगे। तो अगर हम लोग ले लें L की वैल्यू तो 2 ही रख लें और S की वैल्यू क्या रख दें, 0 रख लें। अब L की वैल्यू 2 है इसलिए ये तो क्या आ गया, D आ गया, और S से क्या हो गया, 2s प्लस 1 यानी कि 1 हो गया, है ना। अब J की वैल्यू निकाल दो, L प्लस S से लेके L माइनस S, L प्लस S यानी कि 2 से लेके 2 तक, 2 माइनस 2, तो एक ही टर्म सिंबल निकलेगा यानी कि 2, तो एक टर्म सिंबल आ गया
D1 1D2, ठीक है। और कंडीशंस ले सकते हैं, है ना। लेट्स सी सम अदर कंडीशंस आल्सो, ठीक। बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, है ना। हम लोग सारी कंडीशंस के बारे में बात करेंगे फिर हम लोग, जिससे कि और इजीली समझ सकें इसे, ठीक। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन क्या है? जब हमारी L की वैल्यू तो 2 ली थी, अब L की वैल्यू क्या ले लेते हैं? 1, और S की वैल्यू भी 1 ले लेते हैं। तो जब L की वैल्यू 1 है तो ये होगा, पिछले वाले पे चले तो देखिए, अगर L की वैल्यू 1 होती है तो हम लोग क्या लिखते हैं? कैपिटल P लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? कैपिटल P। और S की वैल्यू क्या है? 1 है ना। तो S की वैल्यू 1 है तो 2S + 1 यानी कि, है ना, 3, है ना। और J की वैल्यू क्या होगी? L + S यानी कि 2 से लेके L - S, 2 से लेके 0 तक, यानी कि 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकते हो। तो 3P2, 3P1 और 3P, सॉरी, 3P0, 3P0, ठीक। दूसरी कंडीशन पे आ जाते हैं। अब L की वैल्यू 1 ले लेते हैं और S की वैल्यू 0 ले लेते हैं। तब क्या होगा? P यही रहेगा, बस ऊपर क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, 2S + 1। और J की वैल्यू क्या होगी? 1 + 0 और 1 - 0, 1 ही तो आएगी, तो P1 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग तीसरी कंडीशन पे चलते हैं। अब हम लोग L की वैल्यू क्या लिख लेते हैं? 0 लिख लेते हैं। और S की वैल्यू क्या लिख लेते हैं? ले लेते हैं। अब L की वैल्यू क्योंकि 0 है तो क्या होगा? कैपिटल S, है ना, जब L की वैल्यू 0 होती है। अब ये 2S + 1 कितना होगा? 3, और L + 1 और L - S दोनों ही 1 आएगा, L + S भी 1 आएगा और L - S भी 1 आएगा। तीसरी कंडीशन ले लेते हैं, L = 0, S = 0। तो S आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? 1, और ये 0 0 0। तो ये इतने सारे टर्म सिंबल हमारे आ गए। चलिए पीछे एक बार और देखते हैं, तो क्या क्या टर्म सिंबल आए हमारे। देखो, पहले तो यह आया D3, 3D2, 3D3, 1D2, ठीक। दूसरी तरफ ये आया 3P2, 3P1, 3P0, 1P1, और 3S1 और 1S0। यानी कि इतनी सारी कंडीशंस हो सकती हैं, इतनी सारी एनर्जी स्टेट्स हो सकती है। डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स के नाम है ना। हालांकि हर एक के होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन ये सब, इन सब के होने की प्रोबेबिलिटी है इन सारी एनर्जी स्टेट्स के। हो सकता है कुछ, भाई कुछ की एनर्जी बहुत, कुछ जो है बहुत कम स्टेबल हो, लेकिन होंगी, है ना। तो इस तरह से हमारी बहुत सारी एनर्जी स्टेट्स हमारी निकल के आ सकती है। तो गिन ले जरा, है ना, कितनी? 1 2 3 4, है ना, 4 आ गई, 4 और ये 3 7 8 9 और 10, 10 हो गई, 10 एनर्जी स्टेट्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इन चीजों को समझ सकते हैं, टर्म सिंबल दे सकते हैं डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स के लिए, ठीक है। आगे हम लोग और इसको और आगे पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इससे आगे जब हम लोग आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि इनमें जो ये डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं, इनकी एनर्जी का ऑर्डर क्या है, किस तरह से हम लोग किसको लोअर एनर्जी पे रख सकते हैं, किसको हाई एनर्जी पे रख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग समझेंगे कैसे नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसके लिए जो डिफरेंट रूल्स हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आप लोग जो है इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस जो हैं अपनी बुक में से देखकर करने का प्रयास करिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।